हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। कैसे हैं आप सब? लास्ट क्लास में हमने कर लिया था दीक्षा, ज्ञान दर्शन, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं? इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट और यूनिट 3 की एंडिंग भी हो जाएगी जहाँ तक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्शन रिसर्च के साथ। एक्शन रिसर्च, ठीक है। मैम रिसर्च हम टीचिंग में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जो ये रिसर्च है ये एक कैसा है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलता रहता है और किसकी तरफ है? ये इम्प्रूवमेंट की ओर लेके जाता है। तो हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत और कहाँ पे है? क्या हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत अपनी क्लासेस में है? जी हाँ, हमें अपनी ज़रूरत अपनी क्लासेस में है, अपने टीचिंग में भी है। इसीलिए हम ये वाली रिसर्च यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च का मतलब क्या है? यह एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर जो ये होता है ना, जो ग्रुप हो गया या कोई इंडिविजुअल हो गया, यानी कि एक अकेला इंसान या कोई ग्रुप में वो क्या करते हैं, अपने जो प्रैक्टिस हैं जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं उसको ना वो देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको एनालाइज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर ना किसकी तरफ बढ़ते हैं? इम्प्रूवमेंट, उसमें चेंजेस लाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस प्रोसेस के अंदर इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अपनी क्लास बार बार देख रही हूँ, ठीक है, देख रही हूँ कि कहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर मैं कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ तो मैं कौन सा रिसर्च यूज़ कर रही हूँ? एक्शन रिसर्च। कि पहले मैं देख रही हूँ, अच्छा ये ऐसे मेरे ऑलरेडी चल रहा है, अब मुझे ये चेंजेस लाने हैं तो ही इम्प्रूवमेंट की तरफ हम वर्क कर पाएंगे, ठीक है। मतलब अच्छे की ओर बदलाव कर पाएंगे हम यहाँ पर। ये एक ना साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक मतलब जो चलता रहता है, साइकिल के टायर घूमता रहता है ना सर्कल में, ठीक है, वैसा एक प्रोसेस है ये, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ये देखिए, अगर आपने देख रहे होंगे यहाँ पे ये रहा, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के अंदर क्या करेंगे हम? उसके अंदर हम उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्या हो रहा है। उसके बाद हम एक्टिंग, ठीक है, इसे आप इससे भी याद रख सकते हो, पावर से आप याद कर सकते हो हमारी एक्शन रिसर्च को, ठीक है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भाई एक्टिंग में कि भाई हम कलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं सबसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूछ रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से। अच्छा आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा आपको इसमें क्या हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मतलब उस चीज़ के ऊपर एक्ट कर रही हूँ जो मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व कर रही हूँ। ऑब्जर्व किस चीज़ को करूँगी? एनालाइज, उसका मूल्यांकन करूँगी, ठीक है। जो भी मैंने कलेक्ट किया है डेटा, जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, किस लिए? और बेहतरी की तरफ बनाने के लिए उसको एनालाइज करूँगी कि भाई क्या हो रहा है उसके अंदर, कैसे हो रहा है, क्या कहता है डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से उसे इवैल्यूएट करूँगी, यानी कि रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। उसको इवैल्यूएट करने के बाद, उसका मूल्यांकन करने के बाद उसमें चेंजेस लाऊंगी कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है एंड इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये क्या है? हमारी एक्शन रिसर्च। याद रखिएगा, और क्या है? प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई क्या होता है, जैसे इसके अंदर जो हमारा पुराना टीचिंग स्टाइल था वो भी इसके अंदर वो होता था, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते थे? हम रिजल्ट एक्सेस कर रहे हैं, फिर हम चूज़ करेंगे कि अच्छा ये कौन सा मेथड यहाँ पे इसके लिए बेटर है इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके अंदर आता है कि भाई और भी बहुत सारे हम फीडबैक लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। किसके? एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। अब दोबारा से कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा क्रियानात्मक अनुसंधान, ठीक है, क्रियानात्मक अनुसंधान मतलब सिस्टमैटिक इंक्वायरी हो रही है, एक इसका प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर जो भी हमारे स्पेसिफिक कोई इशू है, कोई मुद्दे हैं, ठीक है, या कोई समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए, जिसमें एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में,
ठीक है, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक्शन रिसर्च कह रहे हैं। ये हमने पढ़ लिया कि प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इसका एम है कि किसे, शिक्षण को यानी कि टीचिंग को, लर्निंग यानी कि शिक्षा को, और जो हमारी एजुकेशन की प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी शैक्षण प्रथाएं हैं, उनको हमें सुधारना है। इसका उद्देश्य है। ये क्या है उसका उद्देश्य, कि भाई हमें अपनी सारी चीज़ों को सुधारना है। आई थिंक मैं आपको नहीं दिख पा रही हूँ, मुझे भी आप नहीं दिख पा रहे हैं। आई थिंक इट इज़ बेटर नाउ। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके एस्पेक्ट क्या क्या हैं एक्शन रिसर्च के, ठीक है, इसके जो है मुख्य पहलू क्या हैं इसके, ठीक है। सो सबसे पहला पहलू है इसका कि ये ना रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है। रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतनशील, आप इसके अंदर सोचते हो, चिंतन करते हो। किस बात का चिंतन करते हो, कि हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, और जो गलत किया है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। इस चीज़ का चिंतन इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसके अंदर होता है कि इसके अंदर ना एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, व्यवस्थित तरीके से हम इसके अंदर जांच करते हैं। इसके अंदर जब हम एक समस्या के समाधान के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल साइकिल यूज़ करते हैं। एक सॉल्यूशन पाने के लिए भी ना, एक सॉल्यूशन पाने के लिए यानी कि एक बार ये पॉर यूज़ किया हमने, नहीं, हमने कितनी बार, हम 2 से 3 बारी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कई कई बार हम इसके अंदर ये यूज़ करते हैं। प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग, इसके प्रोसेस को हम बार बार एक ही प्रॉब्लम के समाधान के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम देख रहे हैं कि अच्छा पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। एक ही प्रॉब्लम का समाधान बट छोटे छोटे भागों में हम इसे ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल फोकस है इसका, ठीक है। आप ये भाई प्रैक्टिकल इशू देखेगा, कोई थियोरिटिकल बेस्ड नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल इशू के ऊपर काम कर रहा है कि प्रैक्टिकली यही हो रहा है, हमने कलेक्ट किया डेटा, प्रैक्टिकली ये ऐसे हो रहा है, उसको ऑब्जर्व किया, अब उसे ठीक भी हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ही करेंगे ना, अपने रियल लाइफ के अंदर उसे हम ठीक करेंगे। फिर नेक्स्ट है इसका कोलैबोरेटिव नेचर, जो इसका नेचर है ना वो कोलैबोरेटिव है, दूसरों के साथ ये जुड़ने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे सहयोगात्मक इसकी प्रकृति है। ये जो है अन्य लोगों के साथ मिलकर ही आयोजित किया जाता है। जो हमारा एक्शन रिसर्च है ये और लोगों के साथ मिलकर ही हम इसको आयोजित करते हैं, ठीक है। और ये इसमें क्यों ऐसा होता है, ताकि जो हमारे विभिन्न दृष्टिकोण वाले लोग हैं ना वो साथ में आ पाएँ, देख पाएँ, अपने अपने दृष्टिकोण से उस प्रॉब्लम को देख पाएँ, समझ पाएँ और उसका समाधान निकाल पाएँ साथ में, ठीक है। फिर है ये यहाँ पे कि ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है, दोहराता है, ये आइटरेटिव साइकिल्स हैं, ये बार बार रिपीटेड साइकिल्स है, चलती रहती है। एक्शन रिफ्लेक्शन, देखते हैं क्या हो रहा है, फिर उसके ऊपर चिंतन करते हैं, देखते क्या हो रहा है, फिर चिंतन करते हैं, ठीक करते हैं, देखते क्या हो रहा है, चिंतन करते हैं, ठीक करते हैं। तो रिपीट हो रहा है, साइकिल वही है बट वो साइकिल रिपीट हो रही है। कैसे, जब हमारी साइकिल का टायर होता है तो वो जब ऐसे चलता है तो वो ऐसे ऐसे चल रहा है ना, रिपीट हो रहा है ऐसे ऐसे, तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। सेम इधर भी हो रहा है, हम वही प्रोसेस बार बार दोहरा रहे हैं और हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, किसकी तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, ठीक है। क्या है ये, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है ये, मतलब कि ये यूनिक कंडीशन के लिए भी है। अगर मेरे यूनिकली आज ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसी चीज़ में, उस यूनिक चीज़ के ऊपर ही रिसर्च कर लूँगी कि मेरी क्लास में ना बच्चे ना लेट आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो मैं उस चीज़ के ऊपर ही रिसर्च कर लूँगी और उस रिसर्च का क्या नाम हो जाएगा, एक्शन रिसर्च नाम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब देखिए इसका प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे एंड रिफ्लेक्ट। इसे आप
के नाम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है एग्ज़ाम में, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है। ठीक है, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक इशू हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरी क्लास में बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं, कोई चैलेंज हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है हमारे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि हमारी क्लास है उसके अंदर बच्चे एब्सेंट बहुत हो रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है हमारी एक। फिर हम क्या करेंगे कि अब हम एक प्लान बनाएंगे। ठीक है, किस चीज़ का एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भाई हम अब इसको कैसे एड्रेस करें। ये जो प्रॉब्लम आ गई अब हमारे सामने, हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है कि बच्चे लेट आ रहे हैं, मान लीजिए बच्चे हमारी क्लास में लेट आ रहे हैं। बट अब हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे देखने के लिए कि क्यों आ रहे हैं, कौन से दिन लेट आ रहे हैं, ये सब देखेंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको जो हमने प्लान किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई हमने ये प्लान किया था कि अगर मैं बच्चों को बोलूँगी कि आपके मार्क्स जुड़ेंगे तो वो टाइम से आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जर्व, फिर मैं उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट करूँगी कि ठीक है चेंज आया है नहीं आया जो मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग। अगर चेंज आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो मैं देखूँगी, उसके ऊपर चिंतन करूँगी कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं, क्या काम किया, क्या काम नहीं किया इसमें से, मेरी स्ट्रैटेजी में से। फिर मैं उसे दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। ठीक है, और उसके ऊपर चिंतन करूंगी, फिर नया साइकिल बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं हो रहेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊँगी आपके लिए डाउट्स। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस क्या है हमारी एक्शन रिसर्च की। ठीक है, तो इसके अंदर है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बार बार इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर ना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से एक आता है काइजन भी आता है। ठीक है, काइजन का नाम आता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे। काइजन ने क्या दिया था कि हमें ना कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्यों हम कंटिन्यूसली हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम हमारे जो मार्केट में कंपेटिटर्स हैं उनसे बेटर हैं और अपने कस्टमर्स को अच्छा सर्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये था काइजन ने जो दिया था। अब इसके अंदर क्या है कि भाई इम्प्रूवमेंट होता रहना चाहिए टीचिंग में भी, ताकि जो शिक्षण हम अपने छात्रों को दे रहे हैं वो उन तक बहुत अच्छे से पहुंच पाए और उनकी जो लर्निंग आउटकम है हमें मिल रहा है उनसे लर्निंग आउटकम, वो भी इंक्रीज हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि ये ना एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सशक्तिकरण करता है किसका, कि भाई जैसे जो कर रहा है उसका आपके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डिसीजन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये कहता है कि जो आपके इंटरवेंशन या सोल्यूशंस है ना वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हों, और ये ना कोलैबोरेशन करता है कि ठीक है क्लास में सब मिलके एक प्रॉब्लम का समाधान निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इम्पोर्टेंस हो गई एक्शन रिसर्च की। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी एक्शन रिसर्च हो गई है ख़त्म। अब हमारे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। कौन कौन से, टीचिंग मेथड्स वगैरह। ऑल्दो ट्रेडिशनल वाले और काफ़ी मॉडर्न वाले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड्स, उनमें से कुछ हैं मॉडर्न वाले जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो आज हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न में से हमने कौन कौन से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो टीचिंग मेथड हमने क्लासरूम सेटिंग के अंदर कौन कौन से पढ़ लिए हैं। लेक्चर मेथड पढ़ लिया है, डिस्कशन मेथड पढ़ लिया है, डिस्कशन पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ लिया, रोल प्ले पढ़ लिया, प्रोजेक्ट पढ़ लिया, सिमुलेटेड टीचर ट्रेनिंग मेथड SSST पढ़ लिया हमने। ठीक है, और गाइडलाइंस पढ़ ली कि भाई कैसे सेलेक्ट टीचिंग और लर्निंग के मेथड्स होने चाहिए। अब हमने कौन से नहीं पढ़े, हमने नहीं पढ़ा कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, हमने नहीं पढ़ा कि टेक्टाइल लर्निंग क्या होता है, वैक लर्निंग क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड हमने पढ़ी है, प्रॉब्लम बेस्ड हमने पढ़ी है, कोलैबोरेटिव हमने पढ़ी है, कोऑपरेटिव हमने पढ़ी है, गेम बेस्ड हमने नहीं पढ़ी, इंक्वायरी बेस्ड हमने नहीं पढ़ी, थिंकिंग बेस्ड हमने नहीं पढ़ी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमने नहीं पढ़ी, और इंडिपेंडेंट भी हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो जो हमने नहीं पढ़ी है
आज हम वो करने वाले हैं जो हमने पढ़ ली है। आप उसकी वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कहीं पे भी किसी भी मेथड में तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए वो ले आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि भाई मॉडर्न जो हमारे टीचिंग मेथड हैं, जो हमारे आधुनिक वाले मेथड या प्रोसीजर कह लो, तो इसके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर ना सेंटर किस पे होता है, लर्नर के ऊपर, लर्नर सेंट्रिक होते हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि छात्र के ऊपर, जो हमारा शिक्षार्थी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस में ना लर्नर बीच में है। ठीक है, जो सारा करिकुलम है लर्निंग का है, हर चीज़, हर एक चीज़ किसके बेस पे बनाई गई है, लर्नर के बेस के ऊपर बनाई गई है, जो लर्नर को अच्छा लगे, जो लर्निंग में हेल्प करे आगे। ठीक है, सो ये उसके ऊपर है। अब इन्होंने बोला कि इस कॉन्सेप्ट के बिसाइड जो ये क्या करता है, ये जो हमारे लर्नर्स हैं ना, उनकी विल और उनको पार्टिसिपेट करता है पूरे प्रोसेस में। दैट मीन्स ये कहता है कि लर्नर, जो विल मतलब इच्छा, जो शिक्षार्थी की इच्छा है ना उसको जगाता है। ठीक है, जो शिक्षार्थी है उसकी इच्छा को जगाता है कि उनका भी मन करे कि वो भी पढ़ें, सब चीज़ करें, वो भी कंट्रीब्यूट करें क्लास के अंदर। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पूरे प्रोसेस के अंदर। ये चाहता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स क्या चाहते हैं, जो हमारा लर्नर है ना वो पूरी तरह से क्लास में देखे। ठीक है, अटेंटिव रहे, अपनी नॉलेज बिल्ड करे क्लास में और एक्टिव पार्टिसिपेशन करे। ठीक है, मतलब कि कैसे कि भाई हमेशा प्रेजेंट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बोले, अपने जो उसके थॉट्स हैं वो भी सामने रखे, प्रकट करे। ये नहीं कि जो सिर्फ टीचर ने बोल दिया वही सही है, नहीं, वो सब स्कूल में होता है, आगे चल के हायर एजुकेशन में ये सब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे है कि जो मेंटर है ना वो यहाँ पे क्या होता है कि बस गाइड की तरह काम करता है और आपको हेल्प करता है कि आपको कैसे लर्न करना है। ठीक है, वो आपकी हेल्पर है, एज अ हेल्प है, एक्चुअली में वो आपको बैठा के स्पून फीड नहीं कराने वाला। ठीक है, अब आपको आई होप याद हो गया होगा कि क्या है ये। ठीक है, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स क्या हैं, क्या होते हैं, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब इसकी जो हमारे विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले है कि वो लर्नर सेंट्रिक है। ठीक है, क्या है ये, हमारा लर्नर सेंट्रिक है। वो एक सेकंड दीजिएगा जी, ये क्या है, हमारा लर्नर सेंट्रिक है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा फोकस है वो पूरा किसके ऊपर है, हमारा लर्नर के ऊपर है फोकस हमारा यहाँ पर। फिर आता है टास्क बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। इसके अंदर ना हम बहुत सारे जो होते हैं ना, बच्चों को बहुत सारे टास्क देते हैं कि अच्छा आप इससे करो ये टास्क आप सीख पाओगे, आप ये टास्क करो आप सीख पाओगे। तो उससे क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसोर्स बेस्ड। रिसोर्स बेस्ड मतलब मैम समझ नहीं आया। आपने बताया कि लर्नर सेंट्रिक होता है जी, अच्छा कि हमारा पूरा किसके ऊपर केंद्रित होता है, लर्नर के ऊपर केंद्रित होता है। टास्क होते हैं, हमें ही पता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमने पढ़ा है क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है। तो हम टास्क बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड भी समझ गए, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले मेथड सब इसी का पार्ट है। ठीक है जी, लेकिन ये रिसोर्स बेस्ड क्या है। ठीक है, सो जो इसके अंदर हम मटेरियल देते हैं, रिसोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपको ये संसाधन देते हैं हम आपको। ठीक है, जो भी संसाधन आपकी लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम आपकी क्षमताओं को देखते हुए और जो आपके जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, उनको बढ़ाने के लिए ऐसे संसाधन ही आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सको। ठीक है, फिर आता है इंटरैक्टिव इन नेचर। इंटरैक्टिव मतलब कि भाई बात करने में के लिए होता है, इंटरैक्टिव प्रवृत्ति के होते हैं ये। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है कि जो सारी हमारी पाठ्य योजनाएं हैं वो किस बेस पे है कि जो लर्नर है वो आपस में अपने आप से आपस में इंटरैक्ट करे, बातचीत करे, और लर्नर और टीचर भी क्लास के अंदर आपस में बातचीत करें। जैसे कि इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिस्कशन मेथड।
अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था डिस्कशन मेथड। ठीक है, फिर है यहाँ पे आखिर में है सहकर्मी सहयोग, मतलब कि पीयर कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अंदर क्या होता है कि भाई ये स्टूडेंट्स को कहता है कि आप सिर्फ टीचर्स की हेल्प नहीं ले सकते, आप अपने पीयर्स जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनकी मदद भी ले सकते हैं, उनको मदद भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं मॉडर्न टीचिंग मेथड की। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, अब इसके लाभ क्या हैं एक्चुअल में। ठीक है, अब इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले है कि भाई ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है। ठीक है, स्टूडेंट ज़्यादा हुक्ड रहता है लेसन की तरफ, वो ज़्यादा पढ़ता है, उसको ज़्यादा समझ में आता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई एनिमेशन हो रही है, कोई वीडियो क्लिप हो रही है तो उससे उसे ज़्यादा समझ में आता है, उसकी समझ जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर ये क्या है कि भाई विजुअल मीडियम जो है ना, ये विजुअल मीडियम है, इसके अंदर ये एजुकेशन को देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। बट इससे क्या होता है कि हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जल्दी जल्दी याद भी कर पाते हैं। अब आपको मेरे सामने दिख रहा है, आपको अपने सामने सब कुछ दिख रहा है, मैं बोल भी रही हूँ, मैं मार्क भी कर रही हूँ, मैं स्टार भी लगा रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हमें ईजिली लर्निंग की हमारी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट इज कि भाई कम टाइम कंज्यूमिंग है, जो पहले की तरह इतना टाइम कंज्यूम करते थे अब नहीं, अब वो कम टाइम कंज्यूम करते हैं और वो क्या है शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी शॉर्टर टाइम में अपना जो सिलेबस है वो कवर कर देते हैं। होते हैं ना क्रैश कोर्स, अगर आपको याद हो तो क्रैश कोर्सेज आते हैं 2-3 महीने में भी, टेक्नोलॉजी है जल्दी 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 ख़त्म करा देते हैं। फिर आता है कि जो मेंटोर्स हैं ना वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्ट क्लासरूम हो गया, वीडियो ऑडियो हो गया, जो किस लिए, जो हेल्प करे हमारे स्टूडेंट को लर्निंग के प्रोसेस के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे पहले की तरफ, फर्स्ट की तरफ। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड मतलब पलट दिया, फ्लिप कर दिया उसे, जो जैसा था उससे बिल्कुल पलट दिया। तो ठीक है, जो ट्रेडिशनल वाले चलते थे उसके अंदर क्या चलता था कि हमने लेक्चर दिया और आप घर जाके अपना होमवर्क कर रहे हो, आपको एक्टिविटीज़ दे दी, ये तो ट्रेडिशनल में था। लेकिन अब क्या चल पड़े, फ्लिप्ड क्लासरूम में पड़े, फ्लिप्ड क्लासरूम चल पड़े। फ्लिप्ड क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि भाई कोई टीचर ने पहले वीडियो दे दी, लेक्चर दे दिया प्री रिकॉर्डेड, वो देख के आओ, और क्लासरूम में क्या हो रहा है, एक्टिविटीज़ के थ्रू हम सीख रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, प्रोजेक्ट मेथड हो रहा है। तो ये सब कहाँ यूज हो रहा है हमारा, तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है, इसके अंदर टीचर पढ़ा रहा है एंड आप वो घर जाके पढ़ रहे हो। ठीक है, ये तो था हमारा ट्रेडिशनल वाला कि इंस्ट्रक्टर जो है यानी कि जो हमारा शिक्षक है उसने मटेरियल तैयार किया हमारा, ठीक है, और आपको क्लास के अंदर उसने पढ़ा दिया। ठीक है, स्टूडेंट ने वो मटेरियल पढ़ा, क्लास में जाके अपने नोट्स बनाए और होमवर्क जाके कर दिया अपना कि भाई जो होमवर्क हुआ ये इसका मतलब मुझे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ गई है। ठीक है, पहला तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम। दूसरा आ गया हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम, जो हम अभी बात कर रहे हैं उसकी। इसके अंदर क्या है कि भाई पहले ही जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो शेयर हो गया। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर आपको मैंने अपनी वीडियो शेयर कर दी कि इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे होता है, एंड देन आप क्लास में आओ। अब आप किसी क्लास में जाओगे, हम उस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, तो क्या वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करेगा? जी हाँ, आप सोचने पर मजबूर होंगे कि इस पे ऊपर डिस्कशन होगा तो हम इसे अच्छे से सुन के जाते हैं। ठीक है, सो उसके अंदर डिस्कशन होता है। फिर क्या होता है, हम अपने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को जो हमें जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, प्रोजेक्ट करके देखेंगे, डिस्कस करके देखेंगे, इस तरह से हम इसके अंदर लर्निंग करते हैं हमारी क्लास के अंदर। ठीक है, फिर जो होता है कि भाई इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने की हेल्प करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे पाए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लिप्ड लर्निंग क्या है।
नेक्स्ट आता है एक नाम आया था वहाँ पर, वैक लर्निंग, वैक, VAK, वैक। सो वैक मतलब क्या हो गया, वी मतलब विजुअल, यानी कि जो हमारा देखने का दृश्य हो गया। ए मतलब ऑडिटरी, मतलब कि जो हमारा सुनने वाला हो गया, श्रवण हो गया। और के मतलब काइनेस्टिक, ठीक है, मतलब कि जो हमारा स्पर्शनात्मक हो गया, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। तो ये कहता है, वैक क्या कहता है कि तीन तरीके से हमारा शिक्षण हो सकता है। कौन कौन सी तरीके से हो सकता है? सबसे पहले तो विजुअल तरीके से, ठीक है, देख रहे हैं हम। अगर आपको ये पीपीटी हम एज अ नोट्स के तौर पे दे दें तो आप नोट्स देख रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, आपका विजुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। फिर आ गया ऑडिटरी, सुन भी रहे हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं देखने के साथ साथ, तो क्या हो रहा है, ऑडिटरी, मतलब कि श्रवण भी हो रहा है उसका। और काइनेस्टिक क्या हो गया, ये कहता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों की, कि ये एक्चुअल कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट को ईजी बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि उस दिन जब हमने दीक्षा वगैरह पढ़ा, तब हमने उसकी वेबसाइट भी देखी, ठीक है, वेबसाइट भी देखी। अगर मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ कि ए फॉर एप्पल होता है, और मैं उसे एप्पल दिखा ही दूँ कि ये एप्पल होता है, देख लो, ठीक है, हाथ में पकड़ के देख लो ये एप्पल होता है, तो क्या उसके लिए वो टॉपिक इजी हो गया या नहीं हो गया? सो काइनेस्टिक क्या है, हमारे टॉपिक को इजी बनाते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, विजुअल तो देखो क्या हो गया, ग्राफ, इलस्ट्रेशन, पीपीटी, हमारे पिक्चर, वीडियो, आर्टिकल्स, ये सब क्या हो गया, विजुअल में आ गया, यानी कि हमारे दृश्य से रिलेटेड आ गया, जिसे हम देख सकते हैं। ऑडिटरी आ गया हमारे सुनने से, यानी कि हमारे श्रवण से, है ना। तो इसके अंदर क्या हो गया, कॉन्वर्जेशन हो रही है, पॉडकास्ट हमने पढ़ा था, वीडियो देख रहे हैं हम, कोई ओरल प्रेजेंटेशन है, ग्रुप डिस्कशन है, तो ये किसके अंदर आ गया, हमारे ऑडिटरी, हमारे सुनने की उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा काइनेस्टिक, यानी कि जैसे रोल प्लेइंग हो गया, आप लिख रहे हो, नोट टेकिंग हो गया, ठीक है, हम कुछ मीटिंग्स ले रहे हैं या कुछ करके दिखा रहे हैं क्लास के अंदर, तो वो क्या हो गया, काइनेस्टिक हो गया। अब आप खुद से जाओ, ठीक है, और आप दीक्षा की वेबसाइट जाके देख रहे हो, इग्नू की वेबसाइट जाके देख रहे हो खुद से, तो ये क्या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं, किसके लिए, काइनेस्टिक के लिए। और मैं आपको ये सजेस्ट भी करूँगी कि जाओ खुद से एक बार वेबसाइट खोलो तो सही। वेबसाइट खोलते ही आपको, जो मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, ये दीक्षा, इग्नू, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वेबसाइट खोलोगे, आपको वेबसाइट पे इतनी सारी चीज़ें दिख जाएंगी, वो आपकी मेमोरी में आ जाएगी, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी है, आप उस वेबसाइट तक गए हो, आपने उस वेबसाइट को खोला है, देखा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अच्छा इसके अंदर ये भी होता है, ये भी होता है, तो क्या पता आपको कुछ और भी चीज़ें मिल जाएं। तो वेबसाइट पे मैं बोलूँगी जाइए, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट आता है, आजकल बहुत चल रहा है स्पेशली छोटे बच्चों में, गेम बेस्ड लर्निंग। क्या हो रहा है, छोटे बच्चों में ना, छोटे बच्चे को जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है, बड़े बच्चों का भी इनफैक्ट अब तो अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बहुत देर के लिए अटेंशन फोकस कर पाते हैं वो, है ना। तो वो क्लास के अंदर एंगेज रहें, उन्हें क्लास वो सीख भी जाएं और क्लास के अंदर एंगेज भी रहें, सब कुछ हो जाए, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, जो डिस्ट्रैक्शंस भी उनको कुछ लर्निंग दें क्लास के अंदर। हम अलग अलग गेम लेके आए, अगर मान लीजिए मैं आपके साथ कुछ गेम ले आई मनोरंजक से, तो क्या होगा उससे, है ना, आप सीखेंगे भी और आपका फोकस भी इंक्रीज होगा, आपका एंगेजमेंट, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास में इन्वॉल्व होंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक टास्क दिया जाएगा, कोई चैलेंज दे दिया गेम के तौर पर, वो चैलेंज आपको दे दिया, अब वो आपको चैलेंज पार करना है, अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे उस चैलेंज को देखते हो, है ना। सो वो चैलेंज आपके ऊपर है कि आप उस चैलेंज को कैसे देख रहे हो, आप उस चैलेंज को कैसे पार कर रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गेम बेस्ड लर्निंग, खेल खेल में सिखा दिया, ठीक है। अब इसका प्रोसेस भी देखेंगे, देखो यहाँ पे ये खेल रहे हैं, इनके ऊपर है, ठीक है, ये गेम खेल रहे हैं और इसको लर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या आता था, मैं अपनी क्लास में खिलाती हूँ अभी भी,
जो हमारी लाइव क्लासेस होती है उसके अंदर हम हेड्स अप खेलते हैं। ठीक है, हेड्स अप के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है, हमारे सर के ऊपर एक वर्ड होता है जिसका आप लोग को गेस करना होता है। ठीक है, अब क्या है, बाकी सब ना वो वर्ड नहीं बोल सकते तो उससे रिलेटेड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इग्नू हो गया तो हम इग्नू की विशेषताएं बोलेंगे कि इग्नू ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो उसे पहचानना है। दीक्षा के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है उससे रिलेटेड आपको करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक गेमिफिकेशन का प्रोसेस है। गेम खेल खेल में हम सीख गए कि कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखो ये मॉडल क्या है गेमिफिकेशन का। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं भाई, कैसे यूज़, हम स्टोरी टेलिंग यूज़ कर सकते हैं। आज तो सबको एक स्टोरी प्रिपेयर करके आनी है, किस पे, इस टॉपिक से रिलेटेड सबको एक स्टोरी तैयार करके आनी है। ठीक है, या लैंग्वेज की क्लास है तो इंग्लिश में एक स्टोरी प्रिपेयर करके आनी है, या हिंदी में एक स्टोरी प्रिपेयर करके आनी है। कोई फ्रेंच लैंग्वेज, संस्कृत सीख रहा है तो संस्कृत में, हम जब संस्कृत सीखते थे मेरे टाइम पर, तो हमारे में यही होता था। तो क्या होता था, संस्कृत के अंदर हमें प्लेज कराए जाते थे। ठीक है, तो अब प्ले तो हो रहा है, प्ले के माध्यम से हमें क्या हो रहा था कि हमें सीखने को भी मिल रहा था प्ले के माध्यम से। ठीक है, सो प्ले तो हुआ ही हुआ, बट उससे क्या हुआ, हमारी संस्कृत भी अच्छी हुई, हम संस्कृत के अच्छे से बोल पा रहे हैं। प्ले के लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना। अगर कोई मुझे मेरी टीचर कहे कि अच्छा जी आप प्रैक्टिस कर लेना, क्या मैं घर जाके संस्कृत को प्रैक्टिस करने वाली हूँ किसी के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने वाली। बट जब एक प्ले हो रहा है पूरा का पूरा स्कूल में संस्कृत के ऊपर और सभी लोग इसके अंदर भाग ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर सभी लोग संस्कृत सीख रहे हैं, सभी लोग आपस में संस्कृत में बात करेंगे, कुछ नहीं तो थोड़े बहुत शब्द सीखेंगे, फ्लुएंसी आएगी कि कैसे बोलते हैं। तो वो क्या है, ये क्या है, गेमिफिकेशन मॉडल है ना। ठीक है, स्टोरी टेलिंग हो गया, कोई विजुअल क्यूज हो गए, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया हमने, उससे सीखना है आपको, उसके बारे में बोलना है। कोई हमने रिवॉर्ड शेड्यूल बना दिया। ठीक है, कोई सोशल फीडबैक रख दिया कि ठीक है ये आएंगे, ये प्रेजेंटेशन देंगे और सब इसके ऊपर फीडबैक देंगे। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि आपको क्लास के अंदर ना क्या क्या हम मेजर करते हैं, क्या क्या देखते हैं इसके अंदर, आपको रेपुटेशन, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्वालिटी कैसी है, आप उसे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, टाइम में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आपको उसका अर्थ क्लियर है या नहीं है, और क्या क्या उनके अंदर बिहेवियर इंस्टिगेट करते हैं हम। मैं साइड हो जाती हूँ थोड़ा सा। हम इसके अंदर करते हैं लॉयल्टी, कॉम्पिटेंसी, कि भाई लॉयल है नहीं है, कॉम्पिटेंट वो होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ लेके कोलैबोरेटिव लर्निंग भी इसके अंदर होनी चाहिए। और सबसे बड़ा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है और इसको रिवॉर्ड मिलता है कि आपको रिकॉग्निशन मिला, अचीवमेंट मिला है, कुछ भी हम दे सकते हैं कि भाई इंजॉयमेंट मिला है एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये है हमारा गेमिफिकेशन मॉडल। ये टीचर्स यूज़ करते हैं क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गया है एंड हमें लर्निंग करानी है। और एक मोनोटोनस में भी आप लोग नहीं सीखते, राइट, कोई एक मोनोटोनस वे में नहीं सीख सकता, हमें कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें चाहिए हमारी क्लास को एंगेजिंग बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग माने क्या, प्रश्न आधारित। ठीक है, प्रश्न आधारित कि मैं प्रश्न पूछूंगी कि अच्छा ये कैसे होता है, ये क्या हो रहा है मैम, फिर मैं बताएंगे। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है कि टीचर ना एक बहुत ओपन एंडेड क्वेरी पूछती है। ओपन एंडेड क्वेरी मतलब कि जिसका कोई खुला प्रश्न है, कि जिसका कुछ भी जवाब हो सकता है, आप अपनी सोच के आधार पर आप उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे हो गया, जैसे कि आज मौसम कैसा है, अगर मैं आपसे पूछूं आज मौसम कैसा है, तो आप कोई भी कुछ भी, हर कोई अपने बताएगा। आप लोग अलग अलग शहर से हैं तो आप उस वे में बताएंगे कि आज यहाँ मौसम अच्छा है, आज यहाँ बहुत गर्मी है, कोई कहेगा यहाँ बारिश है। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन था, आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं। या हम पूछ सकते हैं कि आपने कल क्या किया, तो ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेरी है, जिससे, और वो किससे रिलेटेड पूछती है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी टीचर पढ़ा रही है,
जो भी उसे वो पढ़ाना चाहती है अपने लर्नर्स को, उसके बेस पे वो एक ओपन एंडेड सवाल उनसे करती है, जिसका कुछ भी जवाब हो सकता है। लर्नर उस चीज़ पे रिसर्च करे या कोई ऐसा असाइनमेंट दे सकती है कि आपको इसके ऊपर प्रिपेयर करके आना है असाइनमेंट, ताकि जो हमारे लर्नर्स हैं वो उसके ऊपर रिसर्च करें, देखें कि ये क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में अपने गोल को अचीव करें कि भाई ये टास्क दिया है, हमें ये ख़त्म करना है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी कर सकते हैं, और छोटे छोटे टीम बनाकर भी कर सकते हैं। इसके अंदर टीचर क्या है, वो लर्नर्स को क्या देती है, रिसर्च मेथड कहती है कि आप यूज़ करो रिसर्च, आप बहुत अच्छे से ढूंढो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड फिगर आउट करो। क्या फिगर आउट करो कि कैसे करना है आगे। वो आपको सिरा देगी, लेकिन आगे कैसे चलना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, हाथ पकड़ा रही है टीचर, अब ये नहीं कि बिल्कुल हल्की सी उंगली पकड़ा रही है, हाथ नहीं पकड़ाएगी, उंगली पकड़ा के, उंगली दिखा के डायरेक्शन दिखा रही है, लेकिन जाना किसे है, जाना तो लर्नर को ही पढ़ेगा। ठीक है, जाना लर्नर को ही पढ़ेगा। तो इसीलिए टीचर ऐसे टाइप के लर्निंग यूज़ करती है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचें इस बारे में कि ठीक है, अच्छा हम इस एस्पेक्ट के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं कभी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है, देखो इंटरेक्शन, ये ऐसा कुछ लेके आएगी कि भाई ये एक यूट्यूब वीडियो ले आई बढ़ाने के लिए, इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, कोई प्लकार्ड ले आई, कोई न्यूज़ ले आई कि आज न्यूज़ में आया था कि ना हमारे स्काई में ना इतने बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, बहुत सारे बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, अब मैं पूछूंगी कि स्टार्स कुछ फॉर्मेशन भी कर सकते हैं क्या। ये क्या हो गया, अब आप स्टार्स के फॉर्मेशन के ऊपर पढ़ के आना, और ये आपका प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है। तो मैं क्या दे रही हूँ, मैंने आपको एक चीज़ यूज़ करी, एक न्यूज़ को यूट्यूब वीडियो, कुछ भी ऐसा यूज़ किया ताकि आपने भी उसके साथ देखा, रेलेवेंट चीज़ें को देखा, एंगेज किया कि अच्छा ये ऐसे करंटली हो रहा है। अब आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई, उसको क्लैरिफाई करा, फिर टीचर ने समराइज़ किया कि भाई इसके अंदर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर सवाल पूछे। ठीक है, कि भाई ये सवाल मैंने आपसे पूछा है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिज़ाइन क्या हो रहा है, किस चीज़ का डिज़ाइन हो रहा है इसके अंदर, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ का, कैसे आप कैसे सोच पा रहे हो कि क्या पैटर्न तो मैम ने बोल दी क्या, बट किस चीज़ से रिलेटेड पैटर्न है, कब बनते हैं, क्या ये अकरेंस के ऊपर पैटर्न बोल रही हैं या जो अलग अलग शेप्स बनती हैं वो पैटर्न बोल रही हैं। सो वो आपको अपने तौर पे सोचना है और उसके ऊपर असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो ये क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आई सी, आई थिंक, आई वंडर, मैंने देखा, मैंने सोचा, और अब मैं उसके ऊपर ये सोच रहा हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, आई वंडर। ठीक है, फिर सेकंड है आई गैदर, आई एक्सप्लोर, आई इन्वेस्टिगेट, मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूँगा। ठीक है, उसके ऊपर इसको इन्वेस्टिगेट करूँगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज़ आई डिस्कवर, आई इन्वेस्टिगेट एंड आई प्रूव, मैं अब देख रही हूँ कि कैसे हो रहा है, डिस्कवर कर रहा हूँ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही, अब उसे प्रूफ भी है मेरे पास। फिर क्या है, प्रूफ के बाद मैं प्लान करूँगी, क्रिएट करूँगी और उसको शेयर भी करूँगी दूसरे लोगों के साथ, और फिर लोगों के फीडबैक को सुनूँगी, उस पर चिंतन करूँगी और अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। याद है ना, पॉर, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आई एक्ट, आई चेंज एंड आई कनेक्ट, मैं एक्ट करूँगी उसके बेसिस के ऊपर, फिर मैं उसे चेंज करूँगी और दोबारा कनेक्ट करूँगी। सो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है हमारे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के साथ। अब इसके ना 5 E's हैं, 5 E's हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं मार्क कर लो इन्हें इम्पॉर्टेंट, इसका सीक्वेंस याद कर लो। ठीक है, ये आ जाते हैं 5 E's, ये बहुत बार आए हुए हैं, इवन ये तो UGC नेट में भी आए हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट है, देख लो। ठीक है, UGC नेट तक के एग्जाम में आए हुए हैं ये। सो ये है एनगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबरेट एंड इवेलुएट। ठीक है, सबसे पहले है हमारा एंगेज, मतलब कि हम जुड़ाव,
बच्चे जुड़े, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इंक्रीज हो। ठीक है, मैं आपका पहले इंटरेस्ट चाहती हूँ अपने अंदर, ठीक है, तभी तो जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको उस चीज़ की क्यूरियोसिटी हो, आपकी रुचि बढ़े उसके अंदर, आपको उत्तेजना बढ़ाई नहीं है उसके अंदर आपकी। ठीक है, और जो आपकी जो प्रायर नॉलेज है ना उससे रिलेटेड उसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछूंगी आपके जो ऑलरेडी लर्निंग एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कि अच्छा आपको ये पता है, अच्छा ठीक है, तो अब आपको ये पता है तो इसका मतलब क्या होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अच्छा आपको पता है ऑनलाइन टीचिंग क्या होता है, हाँ जी पता है, तो मैं फिर आपसे टूल्स पूछना शुरू हो गई। अच्छा आपको पता है कि इसके लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, हम रिकॉर्डिंग के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। तो जो आपको ऑलरेडी नॉलेज है और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको प्रेजेंट करके मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, और क्या कर रही हूँ, उन विषयों का जो भी हमारे रोमांचक विषय हैं जिससे आपको इंटरेस्ट आ सकता है वैसे विषय को पूछकर मैं आपका ध्यान उस विषय की तरफ खींचना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कोई YouTube वीडियो ले आई स्टार्स के ऊपर, या मैं कोई ऐसी न्यूज़ ले आई स्टार्स के ऊपर, या कोई डिस्कवरी चैनल का कुछ ऐसा बढ़िया सा एपिसोड ले आई स्टार्स के ऊपर। ठीक है, या मैं ले आई राजस्थान की एक पूरी वीडियो जो स्टार गेजिंग के ऊपर है, तो मैं पूछ रही हूँ कि आपने कभी स्टार गेजिंग करी है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपकी रुचि बढ़ रही है किसमें, स्टार्स के ऊपर। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे होता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर, यानी कि उसका अन्वेषण करेंगे, हम उसको देखेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर जो भी हमारा छात्र है ना वो सक्रिय रूप से जो भी हमारे सारे सिद्धांत हैं, सामग्रियां हैं, या जो हमारी घटनाएं हैं उनको अच्छे से देखता है। ठीक है, कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं स्टार्स को देख रही हूँ कि अच्छा ये कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, मैं जाके बाहर देख रही हूँ कि अच्छा मुझे तो इतने स्टार्स यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं, मैम स्टार गेजिंग की बात कर रही थी। तो ये क्या है, ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं, किस लिए, रिसर्च के लिए। हम रिसर्च करेंगे, यूट्यूब वीडियो मैं देखूँगी, ऑब्जर्व करूँगी, एक्सपेरिमेंट करूँगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करूँगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन यानी कि हम इसका स्पष्टीकरण जो हमने किया है, जो जिस भी सिद्धांत का हमने अपना एक्सप्लोर किया है, जिस भी सिद्धांत को, उसको अब हम और ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये लिखा है ना, ये हम कम्युनिकेट करेंगे, हमने जो मिला हम उसकी रीजनिंग बताएंगे और अपने जो हमारे आसपास के बच्चे हैं और जो हमारी टीचर्स हैं उनको बताएंगे कि हमने ये चीज़ें ढूंढी एंड इसका ये रिजल्ट है। ठीक है, ये एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को उनके लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने में। नेक्स्ट इज इलेबोरेट। इलेबोरेट मतलब विस्तार से बताना। ठीक है, तो इस चरण में क्या होता है, छात्र जो नए संदर्भ हैं या स्थितियां हैं अपने ज्ञान को बढ़ाता है। नए स्थितियों में कैसे होगा, इस संदर्भ में इसका कैसे इस्तेमाल होगा, तो ये सब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये विस्तार से इस चीज़ को पढ़ रहा है, इस चीज़ को समझ रहा है, इसकी क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें नहीं आएंगी, उसे भी विस्तार में ये समझ रहा है। उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा कि वो कितना सही समझ रहा है, कितना गलत समझ रहा है, क्या उसके पास एविडेंस है अपनी चीज़ें प्रूव करने का। ये सब क्या है, मूल्यांकन के हैं। फिर वो स्टूडेंट्स और टीचर्स से दोनों से फीडबैक पाता है, देखता है कि भाई वो कहाँ ठीक है और कहाँ ठीक नहीं है। सो ये हमारे 5 E's ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अब नेक्स्ट आता है थिंकिंग बेस्ड लर्निंग। थिंकिंग मैम मतलब सोच के ऊपर, विचार। जी हाँ, जो हमारे विचारों पर आधारित है। तो इसके अंदर क्या करता है, जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, जो हमारा शिक्षक है, उसके अंदर ऐसे जो गहरे प्रश्न पूछता है, ऐसे तथ्य पूछता है क्या, जिसके अंदर वो भाई पूछेगा कि इस फैक्ट के पीछे क्या सच है, क्या सच्चाई है। ठीक है, इस प्रश्न के पीछे का क्या सत्य है, कितना सत्य है, वो पूछेगा। ठीक है, सो इस प्रक्रिया से वो क्या कहता है, वो जो स्टूडेंट्स है ना वो जो होता है आत्म परमारश मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं कि हम कहाँ ठीक हैं, कहाँ ठीक नहीं है, क्या उसकी जो है गुण हैं, क्या उसके दोष हैं, प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं हम,
इस सिचुएशन में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके अंदर टीचर किस चीज़ का प्रोत्साहन करती है कि आप विचार करो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, विश्लेषणात्मक थिंकिंग जो, ठीक है, कौशल से रिलेटेड जो हमारी थिंकिंग होती है, स्किल्स से रिलेटेड, और सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता कि मुझे कितना पता है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, ठीक है। सो इसके अंदर टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो हमारे ऑलरेडी उसे नोन फैक्ट्स हैं उनको चैलेंज करता है और आत्म विश्लेषण की तरफ उनको बोलता है, ठीक है, उनको उत्तेजित करता है, ठीक है। अब भाई वो देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या सोल्यूशन है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है उसके। अब नेक्स्ट आ जाता है लास्ट हमारा, आई थिंक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मतलब जो हमारे छात्र की क्षमता है उसके हिसाब से जो लर्निंग है वो, ठीक है। सो हमारे छात्र के हिसाब से जो लर्निंग हो रही है, जो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट है, वही क्या है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। सो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो बेसिकली ये कब यूज़ होती है कॉम्पिटेंसी, जब हमें मास्टरी करनी हो किसी एक चीज़ की, ठीक है। तो वो पहले उसको एक टेस्ट देता है, उसका मूल्यांकन करता है, ताकि टीचर को ये पता लग जाए कि इस बच्चे को कितना आता है, फिर ठीक है, इसका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ का है। तो इसके अंदर क्या करेगा वो, क्या इसके अंदर वो उसके हिसाब से करिकुलम बनाएगा, जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड करिकुलम भी बोलते हैं आजकल। उसके हिसाब से करिकुलम बना रहा है ताकि वो चीज़ें अचीव कर पाए, मास्टरी अचीव कर पाए, ठीक है। तो इसके अंदर कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन के अंदर होता है कि भाई वो सब्जेक्ट मैटर लेवल्स को देखता है कि वो उसको कितना आता है, कितना उसे सीखना है। ट्रेडिशनल में तो सब कुछ एक स्टैंडर्डाइज्ड है, सब वही सीख रहे हैं, नहीं, कोई अगर ऊंचे लेवल का है तो उसे ऊंचे लेवल का ही पढ़ाया जाएगा, किसी को कम पता है, उसे अभी बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो उसे बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ना जैसे स्टूडेंट ने फिनिश कर दिया वैसे ही ख़त्म हो गया। इसके अंदर क्या होता है, एंड ऑफ टर्म में ही ख़त्म होगा। ये लगभग 30 महीने का होता है और ये लगभग 60 महीने का होता है जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन है। आई होप ये आपको सारे समझ में आ गए होंगे ये मॉडर्न टेक्निक्स। अगर यूनिट 3 में से मैं देखूंगी अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो हम कल वो लेंगे, अदरवाइज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए।